के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग ध्यान देंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और नैतिकता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेंटल एप्टीट्यूड में आपकी जो थिंकिंग है और जो एक पुलिस वाले की थिंकिंग है या एक सामान्य नागरिक की जो थिंकिंग है उससे मेलजोल खानी चाहिए। और आप कोई भी हवाई प्लान या एक्शनबाजी वाले ऐसे जवाब या गैर जिम्मेदाराना जवाब जो है वो आप नहीं दे सकते हैं। जैसे उस तरफ आप मूव करेंगे आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि आप किसी दुकान से चाय खरीद रहे हों और वहाँ 10 वर्ष के बच्चे को मजदूरी करते हुए देखें तो आप क्या कार्यवाही करेंगे। अब देखो, यहाँ पे जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है वो ऐसे पूछा जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में आप दरोगा हो चुके हैं और या तो एक बहुत ही शानदार नागरिक हैं, और एक नागरिक होने के नाते आपकी जो जिम्मेदारी है वो क्या बनती है। जो भी लोग चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ऑप्शन है हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है दुकान मालिक पर चिल्लाएंगे, दूसरा है बच्चों को बाल देखभाल केंद्र में ले जाने का प्रयास करेंगे और कच्छ मालिक को बताएंगे कि यह अनुचित है। थर्ड है इसे नज़रअंदाज करेंगे। फोर्थ है वहाँ काम करने के लिए बच्चे को डांटेंगे। तो चूंकि बच्चा 10 साल का है तो दुकान मालिक पर मान लीजिए आप चिल्लाएंगे तो बच्चे पे कहीं ना कहीं अपना गुस्सा निकालेगा। बच्चे को बाल देखभाल में ले जाने का प्रयास करेंगे, कच्छ मालिक को बताएंगे कि ये अनुचित है। तो जो सेकंड ऑप्शन हो बिल्कुल सही है। इसे नज़रअंदाज करेंगे। अगर आप नज़रअंदाज कर देते तो ये होता है कि आप एक नागरिक होने के नाते आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और ऐसा कई बार होता है कि लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं, सब बस दूसरे को ज्ञान देंगे लेकिन कोई काम नहीं करेगा। तो आप एक स्टेप आगे लेंगे और उस जिम्मेदारी को एडहेयर करेंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ और लोग नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इसमें ज़रूर स्टेप लेंगे, ये नहीं कि आप स्टेप नहीं ले रहे हैं। तो आप बच्चे की देखभाल के लिए जो देखभाल केंद्र होता है या बच्चों के लिए जो चाइल्ड हेल्पलाइन होती है उस पर आप फ़ोन करके बता देंगे कि यहाँ पे अमुक बच्चा है और उसको शेल्टर होम पे भेज दिया जाएगा। उसका जो पढ़ाई लिखाई का है वो सारी डिटेल्स जो है वहाँ से आगे फर्दर बढ़ जाएंगे। वहाँ काम करने के लिए बच्चे को डांटेंगे। अब कोई 10 साल का बच्चा है, इसका मतलब कोई ना कोई इसकी मजबूरी है या कुछ है, इस वजह से वो बाल मजदूरी कर रहा है। तो जो देखभाल केंद्र वाले हैं वो बाकायदा इन सारी चीज़ों का देखभाल करते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखभाल केंद्र में ले जाने का प्रयास करेंगे और वहाँ के मालिक को बताएंगे कि अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून प्रवर्तन को किसी विशिष्ट स्थान पर कार्य करने की अनुमति देता है। तो कानून परिवर्तन मतलब लॉ इन्फोर्समेंट। तो क्या है, पुलिस की गश्त, सामुदायिक पुलिसिंग, वार्निंग शॉट या वारंट। अब इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। हम लोग एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी क्षेत्र में हैं, आप मान लीजिए चाहे हिंदू कम्युनिटी से हैं चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से, किसी कम्युनिटी से हैं, और वहाँ पे टेंशन है। टेंशन किस बात का है, जैसे मान लीजिए आप हिंदू कम्युनिटी से हैं और मुस्लिम और हिंदू के बीच में टेंशन है। तो आप वहाँ पे अगर कोई भी आप चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे तो वो ये देखेंगे कि आप हिंदू हैं इसलिए आप उनका पक्ष ले रहे हैं, मतलब भले ही आप सही कह रहे हो। पहला कंडीशन हो गया, पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड का एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पे पुलिस वाले नहीं पहुँच सकते हैं, जैसे कोई गिरजाघर है, कहीं कोई प्रवचन चल रहा है, या कोई ऐसा है जहाँ पे पुलिस या ऐसे आर्म्स और एम्यूनिशन जैसे गुरुद्वारा है, और उसके अंदर भी मान लीजिए कहीं कोई इलीगल एक्टिविटी या ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट कैसे होगा। ठीक है, जैसे आसाराम बापू का एक केस था, आश्रम के अंदर इतनी सारी गलत चीज़ें हो रही थी। तो ऐसी जगहों पे कैसे क्या किस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे, पुलिस की गश्त से, सामुदायिक पुलिसिंग से, वार्निंग शॉट से या वारंट से। तो पुलिस की गश्त वहाँ कर नहीं सकते। जो सामुदायिक पुलिसिंग है, जो हमारे द्वारा पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, वो आम आदमी की भेष में जाएंगे और चीज़ों को देखेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ें आपराधिक गतिविधियाँ हो रही हैं, फिर धीरे धीरे आप उन चीज़ों को टैकल करेंगे। तो सही ऑप्शन होगा सामुदायिक पुलिसिंग। वार्निंग शॉट आप यहाँ पे दे ही नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अपराध हो रहा है या नहीं हो रहा है। वारंट तो तब दिया जाता है जब किसी का अपराध जो है कुछ ना कुछ उसमें पता चल जाए, या कदाचार होना हो, या किसी मामले में वो अभियुक्त हो, तब वो भी कोर्ट जारी करती है, तब वारंट लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको डैश चाहिए। तो एक पुलिस अधिकारी अगर आप बन जाएंगे तो क्या करेंगे? अपराध पर नियंत्रण रखना, बिल्कुल सही है, पुलिस का काम है अपराध पर नियंत्रण रखना। दूसरा, मानवाधिकारों का सम्मान करना, बिल्कुल सही है भाई, किसी का फंडामेंटल राइट है तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप उसका हनन कर लेंगे। आपका काम है उसके फंडामेंटल राइट का बचाव करना, क्योंकि आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के तहत जब भी वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गुहार करेगा तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है ना, वो सीधे आप ही से पूछेगा कि महोदय आप जो भी हैं फलाना में, आपके क्षेत्र में किसी व्यक्ति का हनन हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं? आप सो रहे हैं। ठीक है, तो मानवाधिकार का सम्मान करना किसका काम है? पुलिस का काम है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों का अगर कोई गलत फ़ायदा उठा रहा है या उसका दुरुपयोग कर रहा है तो आप क्या करेंगे? ये बात इंश्योर करेंगे कि आपके क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों का कोई हनन न कर पाए। तीसरा, ज़रूरतमंदों की मदद करना। तो ये एक नैतिक पुलिसिंग के रूप में आता है। ये कोई ऐसा मैंडेटरी या लीगल नहीं है, लेकिन ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए पुलिस अधिकारी के रूप में, एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो तीनों के तीनों जो ऑप्शन जो हैं वो एकदम सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सही उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कानून के तहत भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा लापरवाही से या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से जुड़े रैश ड्राइविंग के अपराध को संबोधित करती है? से आईपीसी का ये उस टाइम का पूछा गया जो पिछले बार, चूँकि पहले आईपीसी ही था, तो पूछ रहा है अगर कुछ लोग जिसे देखते हैं ना एकदम गाड़ी करके एकदम उड़ा के चलते हैं या बहुत तेज़ी चलाते हैं, सब सन्न से बगल से निकालेंगे या ऐसे चलाएंगे हाथ वाथ छोड़ के उसी पे एकदम कलेबाजी करेंगे या मान लीजिए स्टंट वगैरह के लिए, तो ये किस धारा के तहत आईपीसी के आता है? धारा 279, धारा 304A, धारा 338 या धारा 427? तो जो आईपीसी की धारा 279 था उसी के तहत रैश ड्राइविंग जो है वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। यानी कि आप जो ये अपनी गाड़ी लेकर के ये नहीं कह सकते हम ऐसे चलाएंगे धूम धड़ाका उड़ाते हुए, हाथ छोड़ के हैंडल, हमारी मर्जी हमारी गाड़ी, माई लाइफ, ठीक है, माई रूल। तो माई लाइफ माई रूल करेंगे तो फिर समझ लो कि आपको जेल भेज देंगे पुलिस वाले, तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, पुलिस अधिकारी समुदाय के सभी व्यक्तियों के साथ उचित और निष्पक्ष व्यवहार कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? पहला है व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर विभिन्न मानक लागू करना। सेकंड है विविधता और पूर्वाग्रह प्रशिक्षण में नियमित रूप से भाग लेना। तीसरा है पक्षपातपूर्ण व्यवहार से संबंधित शिकायतों पर ध्यान न देना। चौथा है एक समान कार्य वातावरण बनाए रखने पर ध्यान देना। तो जो पुलिस अधिकारी है भाई, आपको समुदाय के सभी लोगों के साथ उचित और निष्पक्ष व्यवहार करना है। ये नहीं है कि अगर मान लीजिए आप एक हिंदू कम्युनिटी या किसी कास्ट या उससे बिलोंग करते हैं, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से, क्रिश्चियन, बौद्ध, कुछ भी हैं, आपके अपने व्यक्तिगत मानक अलग हैं और आपकी अपनी सोच आपको मुबारक है। जब आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम करेंगे तो आप सबके लिए एकदम समान है, क्योंकि आप ही गवर्नमेंट के क्या हैं, आप ही सरकार हैं उनके लिए। तो जो भी आपका निर्णय होना चाहिए वो उचित होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा कि विविधतापूर्ण और जो पूर्वाग्रह प्रशिक्षण उसका नियमित रूप से हम लोग अभ्यास करेंगे तभी हम डाइवर्सिफाइड चीज़ों को देख पाएंगे ना। अब जैसे मान लीजिए आप हिंदू कम्युनिटी से हैं, मान लीजिए पंडित हैं, मध्य पाठक हैं, ठीक, हमको भाई किसी के मीट खाने से या उससे दिक्कत है, या कोई भाई मीट खाता है हम मीट नहीं खाते हैं, तो ये मेरी क्या है, ये मेरी एक व्यक्तिगत पर्सनल सोच है या व्यक्तिगत चीज़ें हैं, मेरे व्यक्तिगत रिलीजियस मैटर है, और इस मैटर में हम क्या कर सकते हैं, दूसरे को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो ये क्या है, हमारी पूर्वाग्रह हो सकती है कि भाई कोई अगर आदमी मुर्गा काट रहा है, बकरा काट रहा है और फिर इसको खा रहा है तो ये तो गलत चीज़ है। तो गलत चीज़ मेरे व्यक्तिगत से, लेकिन एक पुलिस अधिकारी के रूप में हम क्या है कि अपने पूर्वाग्रह से हटेंगे। तो कब हटेंगे? जब हम प्रशिक्षण लेंगे, जब हम क्षेत्र में जाएंगे तो देखेंगे कि जो कानून है, कानून ने उनको अधिकार दे रखा है और उस अधिकार के तहत वो क्या कर सकते हैं, वो उसका बलि चढ़ा सकते हैं, वो मीट जो है वो लीगली खा सकते हैं, उसको आप नहीं रोक सकते। तो आप क्या करेंगे, विविधता और पूर्वाग्रह प्रशिक्षण में नियमित रूप से भाग लेंगे और धीरे धीरे इससे आपके अंदर उचित और निष्पक्ष व्यवहार करना जो है
आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे ही आप वहाँ से गुजरते हैं आपको एक यातायात दुर्घटना का पता चलता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अब देखिए, आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपने देखा एक एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल कार कोई भी अपना लड़ गया है, तो आप क्या करेंगे? तो अब ये नहीं है कि आप तुरंत एकदम एक्शन में नहीं आ जाएंगे कि हाँ हीरो बन जाएंगे, 5 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा दिए, और जवाब भी वही देना है जो आपका प्रैक्टिकली संभव हो। अब आप किसी काम से, भाई आप भी जा रहे हैं, गुजर रहे हैं ना, तो आप सोचेंगे हम इसमें क्यों इन्वॉल्व हो या क्या हो। तो क्या करेंगे? पहला है कि आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपको पहले ही देर हो चुकी है। सेकंड, मदद के लिए नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थर्ड, उन्हें बचाएंगे और तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए 108 पर कॉल करेंगे। और नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि ये उनकी गलती है। तो अब देखिए क्या है कि अब बहुत लोग कई बार क्या करते हैं, एक्सीडेंट होता है तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, संपर्क करते हैं, फिर कहते हैं चलो निकल लो, फ़ोन कर दिया गया थाने। अब अगर मान लीजिए कोई पुलिस वाला पहुंच भी जाता है 1 मिनट के अंदर, तो पुलिस वाला क्या करेगा? भाई वो डॉक्टर तो है नहीं, वो भी उसको क्या करेगा? एम्बुलेंस पहले तो उन्हें बचाएगा, साइड में हटाएगा, इसके बाद तुरंत 108 पे फ़ोन करेगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है और क्या स्थिति है, उसके अनुसार निर्णय ले करके उनको आगे मामला रेफ़र करेगा। तो जो थर्ड है कि उन्हें बचाएंगे और तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए 108 पर कॉल करेंगे, तो यही जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप वहाँ से अगर गुजर रहे हैं तो सबसे पहले यही काम करिए। हाँ, बाद में आपको पुलिस फ़ोन करना है, पुलिस को फ़ोन करके सूचित कर दीजिए कि हाँ सर यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सीआरपीसी का कौन सा प्रावधान सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगाता है? तो जो सीआरपीसी था, तो सीआरपीसी में कह रहा है कि अगर कोई सार्वजनिक समारोह है तो उसको प्रिवेंट कौन करता था? धारा 141, धारा 144, धारा 142 या धारा 143? तो आपने कई बार सुना होगा पेपर में, न्यूज़ में कि भैया इसमें धारा 144 लगी है और सब लोग इकट्ठा नहीं खड़े हो सकते, बात नहीं कर सकते। तो इसका सही ऑप्शन है धारा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएफसीएच का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय सामुदायिक स्वच्छता फाउंडेशन, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव ढांचा या प्रकृति और मौलिक सामुदायिक स्वच्छता? तो एनएफसीएच का फुल फॉर्म जो है वो राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन यानी कि नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकासात्मक परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को कौन सा कानून नियंत्रित करता है? आईपीसी की धारा 308, पास एक्ट, पीएसपीएनडीटी एक्ट या पर्यावरणीय प्रभाव आकलन ईआईए अधिसूचना? तो जो सही ऑप्शन है वो 4 है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना ईआईए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, भारतीय पुलिस व्यवस्था में किस अपराध की जांच के दौरान पंचनामा का क्या महत्व है? तो जो पंचनामा होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है? पहला, ये जांच पूरी होने के बाद यह न्यायालय को सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट है। यह मुकदमा समाप्त होने के बाद पुलिस द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट है। यह तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी के दौरान गवाहों की उपस्थिति दर्ज करने वाला एक दस्तावेज है, या ये मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की गई जांच निष्कर्षों का सारांश है। तो ये पंचनामा जो होता है ये तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी के दौरान जो गवाह होते हैं उनकी उपस्थिति दर्ज करने का एक दस्तावेज है, उसी को हम लोग पंचनामा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो जब आप पुलिस में आ जाएंगे तो आप जान जाएंगे पंचनामा वगैरह क्या है, क्योंकि हम लोग चूँकि अब ट्रेनिंग ले चुके हैं तो हम लोगों को पता है जब हम लोग थाने पे काम करते हैं कि पंचनामा क्या होता है, वारंट क्या होता है, सम्मन क्या होता है, तामिला क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों से आप अवगत हो जाएंगे लेकिन जब पुलिस की ट्रेनिंग हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल चूँकि प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो पुलिस से रिलेटेड आपको पुलिस अधिकारी बनना है तो आपको ये चीज़ें जाननी होंगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पुलिस अधिकारी किसी समुदाय में अपराध की रोकथाम में कैसे योगदान दे सकते हैं? अपराध घटित होने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने पर सख्ती से ध्यान केंद्रित करना, सकारात्मक संबंध बनाना, समुदाय तक पहुंच बनाना और सक्रिय उपाय लागू करना, सामुदायिक चिंताओं पर ध्यान न देना और केवल निगरानी तकनीक पर भरोसा करना, या सामुदायिक धारणाओं पर विचार किए बिना गिरफ्तारियाँ बढ़ाना। अब देखिए, अगर रोकथाम करना है तो पहला है कि अपराध घटित तो तुरंत प्रतिक्रिया देने पर सख्ती से ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, मान लीजिए आप सख्ती से ध्यान केंद्रित करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन जब कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे आपको पता ही नहीं है, भाई कहीं कोई गया, चोरी हो गया, वो हो गया, तो उसमें क्या है, आपको कम्युनिटी को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो समुदाय है। तो आप सकारात्मक संबंध बनाएंगे, समुदाय तक पहुँच बनाएंगे और सक्रिय उपाय लागू करेंगे, तो सेकेंड ऑप्शन सही है। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप एक मोहल्ले में 1 2 3 4 लोगों को जानते हैं ABCD को,
अब उस मोहल्ले में किसी के यहाँ बरबवाल हुआ, कुछ हुआ, तो मान लीजिए वो बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, या वो मामले में है या नहीं है, आपने एक फ़ोन करके पूछ लिया कि भाई ये इसमें ये बता रहे हैं, ए और बी पक्ष दोनों अलग अलग, आखिरकार में मामला क्या है। उसी को एकदम सच नहीं मान लेते हैं, लेकिन एक उससे इनपुट मिल जाएगा, हाँ साहब ए ने बी को गाली दिया था, या उनका लड़का इनसे ऐसे कुछ करके बोला, तो जिस वजह से उनसे आपसी रंजिश हुई, आपसी झगड़ा हुआ, बवाल हुआ, उन्होंने इनको मारा पीटा, जो भी किया। तो आप क्या करेंगे, कम्युनिटी तक पहुँच बनाएंगे, और इससे आपकी जो अपराध है उस पर रोकथाम और लगाम लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघीय या राज्य सरकारों की अनुमति या आदेश के बिना आपका कोई सहकर्मी आपके समुदाय में इंटरनेट बंद करने का आदेश देता, आप क्या करेंगे। अब मान लो कि ना तो केंद्र सरकार ने, ना राज्य सरकार ने, ना तो कोई आदेश दिया है, ना अनुमति दी, कुछ नहीं दिया है, आपके बगल वाला दरोगा कह रहा है कि एक काम करो, इंटरनेट बंद करवा दो, तो आप क्या करेंगे। कह रहा है पहला किसी भी तरह इंटरनेट चलाओ, दूसरा उसके आदेशों का पालन करेंगे, तीसरा है शट डाउन रद्द करेंगे क्योंकि ये कानूनी आदेश पर नहीं है, चौथा उससे अनुदान प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो क्या करेंगे, चूँकि ये नियम के विरुद्ध है इसलिए शट डाउन रद्द करेंगे, और ये कानूनी आदेश पर नहीं है इसलिए क्या कर देंगे, शट डाउन रद्द करेंगे। अगला है, क्षेत्र में एक सामुदायिक कार्यक्रम है और आपको उनमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, आप क्या करेंगे। भाई क्षेत्र में किसी के यहाँ शादी है, विवाह है, कोई फंक्शन है, और उन्हें बुलाया कि साहब आप आ जाइए यहाँ पे भोजन करने के लिए, कुछ भी है कोई कार्यक्रम, क्या करना चाहिए, निश्चित रूप से शामिल होंगे, शामिल नहीं होंगे इसे नज़रअंदाज करेंगे, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप निश्चित रूप से उसमें शामिल होंगे, उससे क्या होगा, कम्युनिटी के बीच में आपकी पहचान बनेगी, लोगों से आप जुड़ पाएंगे, जिससे कोई भी अगर बात होती है तो वो आपको तुरंत सूचित करने में भी झिझक नहीं करेंगे कि साहब हमारे बीच के हैं और हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब आप नहीं वो करेंगे तो सोचेंगे भैया साहब हैं, पहिने वर्दी घूम रहे हैं, भोकाल में जाएंगे पुलिस वाले वैसे, तो हमारी जो एक छवि है वो एक तरीके से ऐसे बन गए कि बहुत हार्ड एंड रूड कोर जो बिहेवियर है, चूँकि 1861 जो 1860 की पुलिसिंग और एक्ट है उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। तो इस वजह से हमें बहुत अपने जो व्यवहार है और अपना जो एप्टीट्यूड है उसको बहुत ही लचीला रखना है कि एक छोटा बच्चा भी आकर के आसानी से अपनी बात आपसे कह सके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तनावपूर्ण सार्वजनिक विरोध के दौरान एक साथी अधिकारी अत्यधिक बल का प्रयोग करता है, आप। अब मान लीजिए कहीं बहुत तनाव हो गया, टेंशन हो गया, और साथ में भाई बहुत सारे लोग थे, कई बार आपा खो दिए, दिमाग खराब हो गया, चला दिए लाठी, क्या करेंगे, शामिल हो जाएंगे, एकजुटता महत्वपूर्ण है, भाई वो मार रहा है आप भी शामिल हो जाओ, भैया तुम भी मारो दो चार लाठी। दूसरा है, अधिकारी को रोकेंगे और वरिष्ठों को इसकी सूचना देंगे, तो उस अधिकारी को आप रोकेंगे, वरिष्ठ को सूचना देंगे, ये करेंगे। तीसरा है, मीडिया को जारी करने के लिए फुटेज कैप्चर करेंगे कि आप खुद ही बैठ के वीडियो बनाने लगे, एक पुलिस वाला मार रहा है, एक पुलिस वाला कैप्चर कर रहा है, इसको मीडिया को दे देंगे, इसके ऊपर कार्रवाई हो। चौथा, इसे नज़रअंदाज करेंगे और केवल अपने निर्धारित कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, मतलब उसका छोड़ दो क्योंकि ऐसा है, हमारा काम हमारा काम, तुम्हारा काम तुम्हारा काम, हमसे क्या मतलब। तो इसमें क्या करेंगे, उस अधिकारी को रोकेंगे कि साहब ऐसा है, ये चीज़ करना गलत है, और जो आपके सीनियर है उनको इसकी सूचना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी को किस स्थिति में घातक बल का प्रयोग करना चाहिए। पहला है, किसी भी प्रकार के प्रतिरोध का सामना करते समय। दूसरा है, संभावित खतरों के पहली प्रतिक्रिया के रूप में। तीसरा, केवल तभी जब अधिकारी सहित जीवन को आसन्न खतरा हो। चौथा, छोटे मोटे अपराधों की स्थितियों में अधिकार स्थापित करते समय। अब यहाँ पे क्या करा, घातक बल का, तो घातक बल में आर्म्स एंड एम्यूनिशन आ जाते हैं, ठीक है, या बहुत विकराल तरीके से लाठी चार्ज करना, ये जान लीजिए। घातक बल का मतलब कि उस मार में लोग मर भी सकते हैं, लोगों का मृत्यु भी कारित हो सकता है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा केवल तभी जब अधिकारी से जीवन को आसन्न खतरा हो, ठीक है। अब कह रहा है, अगर गतिरोध का सामना, भैया प्रतिरोध तो हमेशा आएगा, चार आदमी खड़े हो गए, नेता हो गए, तो आपका गोली मार दोगे नहीं, ठीक है। कोई संभावित खतरा पहले ही मार दो, तो ये नहीं है, ठीक है ना, तो छोटे मोटे अपराध में उसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है, ठीक है। कर्तव्य क्या कर्तव्य है, अपराध दर का ध्यान रखना आपका कर्तव्य, मंदिरों का ध्यान रखना आपका कर्तव्य, अस्पतालों का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है, उपरोक्त सभी। तो मंदिर का ध्यान रखना पुजारियों का काम है, अस्पताल का डॉक्टर वगैरह देखेंगे, आपका काम केवल अपराध दर का ध्यान रखना है। हाँ, मंदिरों अस्पतालों में कोई अपराध ना हो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, तो आपका कर्तव्य है अपराध दर का ध्यान रखना। नेक्स्ट है, पुलिस अधिकारी समुदाय में युवाओं के साथ प्रभावी ढंग से कैसे संवाद कर सकते हैं। मतलब कोई पुलिस अधिकारी है, अगर वो कम्युनिटी है, समुदाय है, उस समुदाय में किसी गांव में जाकर के युवा लोग हैं,
कहीं बर्बाद हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कैसे आप उनसे संवाद कैसे स्थापित करेंगे? पहला, नियंत्रण स्थापित करने के लिए अधिकारपूर्वक बोलना। मतलब पहन के वर्दी जाए एकदम गर्दन वर्दन टेढ़े करते हुए कि देखो ऐसा है, हल्के के हम दरोगा हैं और ऐसा अगर कुछ भी किए तो तुरंत तुमको रगड़ दूंगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, युवाओं से संबंधित मुद्दों पर ध्यान न देना और वयस्कों से साथ बातचीत पर ध्यान केंद्रित करना। मतलब युवा से संबंधित अगर कोई मुद्दा है उस पर ध्यान ना दो। जो बहुत बड़े लोग हैं उनसे कह रहे यार तुम जब चिंटी चपाड़ी हो चुपचाप बैठो, ठीक है। तीसरा है तालमेल बनाना, सक्रिय रूप से सुनना और आयु के अनुरूप संचार का उपयोग करना। या चौथा है युवाओं से जुड़े सामुदायिक कार्यक्रमों से बचना। तो आप क्या करेंगे? तालमेल बनाएंगे, सक्रिय रूप से सुनेंगे और आयु के अनुरूप संचार का उपयोग करेंगे। जैसे अब हाई स्कूल का अगर बच्चा है भाई, उसकी अपनी समस्या है, इंटर का अलग है, ग्रेजुएट का अलग है, नॉन ग्रेजुएट का अलग है, ठीक है। तो सबका अपना अपना अलग अलग समस्या है। कोई लड़का तैयारी कर रहा है, पता चला उसके लिए धरना दे रहा है, सरकार ने कोई ऐसा नियम बनाया है, आप क्या करो भाई, अपनी बात कह दो, तुम चुप पे रहो, तुम बात मत करो, बॉयज़ को बोलने दो। ऐसा नहीं, आप तालमेल बनाएंगे, सक्रिय रूप से सुनेंगे और आयु के अनुरूप जो है संचार का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक राजनेता ने क्षेत्र के सेटबैक का पालन किए बिना अपना बंगला बनाया है जिससे प्रत्येक मानसून क्षेत्र में जल निकासी की समस्या पैदा होती। उस मंडल के नए निरीक्षक के रूप में और मानसून आने के बाद आपकी कार्यशैली क्या होगी? अब देख लीजिए भाई, जिससे जैसे ही मानसून आता है वहाँ पे जल निकासी की समस्या हो जाती है, मतलब पानी भर जाता है। किस वजह से? क्योंकि उसने अपना बंगला ऐसा बनाया है। अब उस मंडल का आपको बना दिया गया निरीक्षक, मतलब उप निरीक्षक भी नहीं, नए निरीक्षक। मतलब आप दरोगा से प्रमोट होकर के इंस्पेक्टर यानी कि निरीक्षक हो गए, 3 स्टार 6 स्टार मिल गया, झुआ भर स्टार। अब करेंगे क्या? पहला, राजनेता को कानूनी रूप से नोटिस भेजकर अपने बंगले में आवश्यक संशोधन करने और अवैध निर्माण के लिए उस पर जुर्माना लगाने के लिए कहेंगे। राजनेता के घर के सिविल इंजीनियर को गिरफ्तार करवाएंगे और राजनेता पर जुर्माना लगाएंगे। या आसपास के सभी निवासियों को परेशान करने के लिए राजनेता को गिरफ्तार करेंगे। या उस क्षेत्र में एक नई जल निकास स्रोत के लिए स्वीकृति प्राप्त करेंगे। तो क्या करेंगे? राजनेता को कानूनी रूप से आप नोटिस भेजेंगे कि देखिए भाई साहब, आप ऐसा, आप नेताजी, आपका जो बंगला बना है वो बंगला क्या है, उसमें ये संशोधन कर लीजिए, अन्यथा के रूप में अवैध निर्माण के लिए आप पर क्या हो, जुर्माना लगा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब केवल आपको वो देना है, धमकी देना है, लगाना नहीं है पहले जब नहीं होता है तो फिर आपकी कार्रवाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक टीम लीडर हैं और टीम का एक सदस्य लगातार समय सीमा को पूरा करने में विफल रहता है जिससे पूरा प्रोजेक्ट प्रभावित होता है। आपको इस मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए? पहला, टीम के सदस्यों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के लिए सार्वजनिक रूप से उसकी आलोचना करेंगे। संघर्षरत टीम के सदस्यों को सुधार के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें और अधिकार सौंपेंगे। टीम के सदस्य के साथ निजी बातचीत करेंगे, चुनौतियों की पहचान करेंगे और मुद्दों के समाधान के लिए सहायता प्रदान करेंगे। या टीम सदस्य को तुरंत प्रोजेक्ट से हटा देंगे। तो अगर टीम लीडर हैं, कोई सदस्य नहीं कर पा रहा है समय से, तो प्रयास क्या करेंगे? निजी बातचीत करेंगे केवल उसी टीम के सदस्य के साथ, कि टीम के सदस्य से पूछेंगे कि आपकी क्या समस्या है, जो उसकी प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, बाबू ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, उसके समाधान के लिए उसको सहायता देंगे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो सही ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित उच्च अध्ययन करना चाहता है लेकिन एक गरीब परिवार से होने के कारण उसके पिता कॉलेज का खर्च वहन करने में असमर्थ थे। वो अब देखो, उच्च अध्ययन करना चाहता है, इसका मतलब उसने इंटरमीडिएट पास कर लिया है और इस समय कहाँ है? कॉलेज में जाने के लिए तैयार है। तो क्या करेगा? अंशकालिक नौकरी लेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। सेकंड, एक निजी कंपनी में काम करना शुरू करेंगे और अपनी उच्च पढ़ाई नहीं करेंगे। तीसरा, एक गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू करेंगे ताकि वो अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सके। चौथा है, पैसे की व्यवस्था ना करने के लिए उसके माता पिता से बहस करना शुरू करेंगे। तो चूंकि आप कुछ पढ़ चुके हैं, अब आप उच्च अध्ययन करना चाहते हैं, तो अंशकालिक नौकरी लेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। ठीक है, ये है ना कि और कोई अन्य आप गलत चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। आज के लिए मेंटल एप्टीट्यूड में इतना ही। और जो लोग नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे थोड़ा सपोर्ट हमको मिलता है। और जैसे ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे क्लासेज हैं लाइव वो अपना इजीली चलना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा उसमें कम्युनिटी जो बेनिफिट है वो मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपकी जो क्लासेज हैं आगे डिजिटल बोर्ड पे हो सकेंगे, जिसमें हम सामने से आके पढ़ा सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।